हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो हमने इस चैप्टर की 4 वीडियोस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उनको जाकर देख लो ताकि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आए। तो इस वीडियो के अंदर हम इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी और कैंसर को कवर करेंगे। जो बीच का पार्ट एड्स बच गया उसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हो। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, हमने देखा था इम्यून सिस्टम जो था हमारा, जिसके अंदर हमने लिम्फोसाइट्स को देखा था, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को। उनका फंक्शन एलर्जिक रिएक्शन के अंदर भी था, आईजीई एंटीबॉडी जो बनी हुई थी, ऑटो इम्यून डिजीज़ के अंदर भी था, क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमारी सेल को मारता था। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी देखा था कि CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो कि टी लिम्फोसाइट की वजह से बनती है, उसकी वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी मुश्किल होता था। तो इन तीनों जगह हमारा इम्यून सिस्टम का रोल था। अब हम देखते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। तो बेसिकली लिम्फॉइड ऑर्गन वो वाले ऑर्गन होते हैं जहाँ पे या तो ऑरिजिन, मैचुरेशन या प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिम्फॉइड ऑर्गन बोलेंगे। अगली बात आती है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है। तो देखो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो वाला ऑर्गन होगा जहाँ पर फॉर्मेशन और मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट होगा। तो ये हमारी बॉडी में दो जगह होता है, एक होता है प्राइमरी बोन में और दूसरा होता है थाइमस ग्लैंड के अंदर। अब इधर होता क्या है कि इमैच्योर लिम्फोसाइट को डिफ्रेंशिएट करके एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। अगली बात आती है कि चलो ये हो गया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं और वहाँ पे क्या होता है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आता है आपका स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स जो कि आपके थ्रोट में प्रेजेंट होते हैं, पेयर पैचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और अपेंडिक्स जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो एरियाज़ हैं ये क्या प्रोवाइड करते हैं, साइट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इंटरेक्शन हो लिम्फॉइड का किससे, एंटीजन से। एंटीजन क्या होता है, एनी फॉरेन बॉडी एंटरिंग आवर बॉडी। वो आपका वायरस भी हो सकता है, वो आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो आपका कोई एलर्जन भी हो सकता है। कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ इंटरेक्शन करा के, एंटीजन और लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन करा के क्या करा जा रहा है, उनको इफेक्टर सेल बनाया जा रहा है ताकि उनका इफेक्ट शो हो सके। अगली बात आती है, हमने पढ़ा था बोन मैरो और थाइमस, इसकी हम कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं। तो देखो, जो बोन मैरो है ना, वहाँ पे सारे के सारे ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। RBC हो, ल्यूकोसाइट्स हो, आपका प्लेटलेट्स हो, सबका प्रोडक्शन कहाँ होगा, बोन मैरो के अंदर ही होता है। वो बच्चों के अंदर भी, अडल्ट के अंदर भी, जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर भी, सबके अंदर ही। दूसरा हमने देखा था थाइमस ग्लैंड, ये भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन था, लेकिन ये क्या होता है, ये सबके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये लोकेट होता है हमारे दिल के पास और ब्रेस्ट बोन के नीचे। थाइमस ग्लैंड के बारे में अगली बात है कि बर्थ के टाइम में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो इसका साइज़ के अंदर रिडक्शन होना शुरू हो जाता है। अगली बात अगर हम देखें तो हमने एक पढ़ा था स्प्लीन, जो कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है। इसकी और क्या खास बात की है कि ये क्या करता है, एक लार्ज रिजर्वायर ऑफ RBC होता है। RBC का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बेसिकली अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद यहीं आकर RBC मर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे लार्ज रिजर्वायर ऑफ RBC भी हमेशा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि 50% ऑफ आपका लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। माल्ट का मतलब क्या है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। अब ये 50% ये माल्ट कहाँ पे एसोसिएटेड होता है, तो देखो ये मेजर ट्रैक्स जो कि हमारी बॉडी के अंदर घूम रहे हो उन ट्रैक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या क्या आता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक आपका आता है, डाइजेस्टिव ट्रैक आता है और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आता है। यहाँ पे जो लाइनिंग है ना,
उस म्यूकोसा की जो यहाँ पे लाइनिंग है उसके अंदर 50% आपका लिम्फॉइड टिश्यू पूरे बॉडी का प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो आप इसको ध्यान रखना। आगे हम एड्स की वीडियो को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। हम आगे बढ़ते हैं कैंसर से। तो देखो, कैंसर क्या होता है, एक अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, ठीक है। और इस ग्रोथ की वजह से क्या होगा, मास ऑफ सेल का प्रोडक्शन होगा, और इस मास ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा ट्यूमर वर्ड भी कैंसर से हमेशा जुड़ा रहता है। अगली बात होती है कि कैंसर आखिर क्यों होता है। तो देखो, हर सेल के पास एक एबिलिटी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इनहिबिट करता है उन सेल्स की ग्रोथ जो कि उसके कांटेक्ट में होता है। लेकिन कैंसर के पेशेंट में क्या होता है, उसके नेबरिंग सेल क्या कर देते हैं, वो वाली एबिलिटी को लॉस्ट कर जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, वो सेल मल्टीप्लाई करते जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाएगी। अब अगली बात आती है कि इस ट्यूमर को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है बेनिगन ट्यूमर और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो देखो, बेनिगन को पहले देख लेते हैं। तो बेनिगन ट्यूमर क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर जगह पर लोकेट रहे, कन्फाइंड रहे उसी जगह पे, और ये स्प्रेड भी ना करे, मतलब जहाँ पे है वहीं का वहीं रहे, आगे कहीं बढ़े नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो ये क्या होता है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल होता है। और ये कौन से प्रोलिफरेटिंग सेल होते हैं, न्यूप्लास्टिक, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूमर सेल्स के ग्रो करने वाले सेल्स होते हैं ये, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रैपिडली ग्रो करते हैं, और जो नेबरिंग सेल होंगे उनको ये डैमेज करेंगे, क्योंकि बेसिकली उनके ऊपर प्रेशर लगाएंगे और उनको डैमेज कॉज करेंगे। अब ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, अगर आपने इसको डिटेक्ट नहीं करा तो ये मेटास्टेसिस वाली कंडीशन में चला जाता है। मेटास्टेसिस एक ऐसी कंडीशन है जब आपका ट्यूमर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा, और ब्लड के कांटेक्ट में आते क्या करेगा, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में स्प्रेड करेगा और वहाँ जाकर नए नए ट्यूमर को कॉज करेगा। तो ये जो स्टेज है मेटास्टेसिस वाली, ये सबसे ज़्यादा डेडली स्टेज है आपकी मैलिग्नेंट ट्यूमर की। तो देखो, अगर हम कॉजेज़ ऑफ कैंसर के बारे में बात करें तो जितने भी एजेंट्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन बोलते हैं। ये जो एजेंट्स हैं वो फिज़िकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, और आपके बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अगर हम फिज़िकल एजेंट्स की बात करें तो इसके अंदर दो तरीके के आते हैं, एक आते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आते हैं एक्स रेज और गामा रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर आते हैं यूवी रेडिएशन। अब बात आती है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसा रेडिएशन होता है जिसके अंदर इनफ एनर्जी हो कि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या जनरेट कर दे, आयंस को जनरेट कर दे। ये इतना बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, तो आप इस पर इतना ध्यान ना दें तो वो भी आपके लिए सही है। नेक्स्ट जाती है, अगर केमिकल की बात करें जो कि कैंसर कॉज करते हैं, तो वो आता है टोबैको स्मोक, ठीक है, जो सिगरेट वगैरह के अंदर होता है, और अदर केमिकल्स, ठीक है। बहुत सारे इसके अंदर केमिकल्स आते हैं, जैसे जितने भी पान मसाला एंड ऑल जितने भी मार्केट में बिकते हैं, आपने उनकी मतलब बेसिकली पैकेट पे देखा होगा कि उसमें कैंसर की फ़ोटो लगी होती है, जो कि एज अ वार्निंग साइन होता है। नेक्स्ट अगर हम बायोलॉजिकल देखें तो देखो, बायोलॉजिकल के अंदर आपको थोड़ा सही से देखना पड़ेगा। तो देखो, कुछ ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, वायरल ऑन्कोजीन प्रोड्यूस करेंगे। देखो, वायरल ऑन्कोजेनिक वायरस है तो उसका जो जीन होगा वो क्या होगा, वायरल ऑन्कोजीन ही होगा ना। अब ये जो वायरल ऑन्कोजीन होंगे ये हमारी बॉडी के जो कि सेलुलर ऑन्कोजीन होते हैं, या उनको दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं। इनको जब ये तीनों कंडीशंस आएंगी, उस कंडीशन में क्या करेगा, कैंसर के ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब बेसिकली इन तीनों कार्सिनोजन, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कार्सिनोजन के आने पे ये वायरसेस एक्टिव हो जाएंगे और आपकी बॉडी के सेल्स को ट्यूमर के सेल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़े तो अगली बात आती है डिटेक्शन, कि हम कैसे डिटेक्ट करें कैंसर को। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं। तो पहला मेथड है बायोप्सी
एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। तो देखो इसके अंदर क्या करते हैं, बेसिकली आपके ट्यूमर का थोड़ा सा पार्ट लेंगे, उसकी स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या ये एक्चुअल में ट्यूमर है या नहीं है। अगर ट्यूमर होगा तो आपको कैंसर पॉजिटिव डिक्लेयर कर देंगे। नेक्स्ट बात आती है रेडियोग्राफी। तो रेडियोग्राफी मतलब क्या है, बेसिकली एक्सरेज का यूज़ करते हैं इसके अंदर, और उसके अंदर अगर कोई बल्जिंग सा पार्ट आ रहा है, कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है, तो आपको डिक्लेयर हो सकता है कि आपको बेसिकली कैंसर है। आपने जो फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे जब युवराज सिंह को हुआ था ये कैंसर, तो आपने उसकी लंग्स की जब फ़ोटो देखी होगी तो बेसिकली वो एक्सरेज के फॉर्म में ही दिखाई गई थी। वहाँ से भी आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। अगली बात आती है सिटी स्कैन। सिटी स्कैन तो आप सभी को पता ही है, इसके थ्रू कैंसर को डिटेक्ट करा जा सकता है। उसके बाद है एमआरआई। आप सभी को ये सिटी स्कैन, एमआरआई, एड्स, एचआईवी, इन सब की फुल फॉर्म को देखना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में ये पूछी जा सकती हैं। एमआरआई किसके लिए स्टैंड करता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, मैग्नेटिक वेव्स को डाला जाता है हाई स्पीड पे, और फिर एक डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और इमेज का फॉर्मेशन करता है, और अगर उस इमेज के अंदर अबनॉर्मलिटी आ गई तो आपको कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है वो है एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट। देखो जो वायरल जो कैंसर है, बेसिकली उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ तो बनेगी, तो ये क्या करेगा, जो आपका टेस्ट करने वाला होगा, अगर एंटीबॉडीज़ बन गई किसी ये जो पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ, तो आपको कैंसर होगा। तो देखो ट्रीटमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है सर्जरी। सर्जरी के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली जो ओवरग्रोन पार्ट होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, एम्प्यूटेट कर देते हैं, उस सारे पार्ट को काट के निकाल देते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। इसके अंदर बेसिकली रेडिएशन पास करते हैं बॉडी के थ्रू, और जो ट्यूमर का सेल होता है उसको मारने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी आप इससे सबसे ज़्यादा फेमिलियर भी हो गए कि जैसे अगर न्यूज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा तो कीमोथेरेपी चलती है ज़्यादातर जो भी कैंसर के पेशेंट होते हैं। लेकिन जो थेरेपीज़ है ना, ये दोनों थेरेपीज़ है, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है या टेम्प्रेरी हेयर लॉस हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं आपको। जो अगला ट्रीटमेंट है वो है अल्फ़ा इंटरफेरॉन। तो देखो हमने देखा था ना कि इंटरफेरॉन्स आर बेसिकली साइटोकिनिन बैरियर, और ये क्या करते थे, नेबरिंग सेल को इन्फेक्शन से बचा लेते थे अपनी कुर्बानी देके। बेसिकली मतलब क्या था इंटरफेरॉन्स फॉर द substances या chemicals that were released by viral infected cells to protect the neighboring cells। तो अल्फ़ा इंटरफेरेंस बेसिकली क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं। तो अल्फ़ा इंटरफेरॉन अगर आपने ले लिया तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और वो कैंसर का जो ट्यूमर बना है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।